हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए भाई, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग जो कर रहे हैं दोस्त, वो है SBI PO 2025 जो 4 अगस्त में सेकंड शिफ्ट हुआ था, उसको हम लोग कर रहे हैं भाई। अभी जैसे इससे पहले वाला जो आप वीडियो देख रहे थे, जो क्वेश्चन SBI PO का देख रहे थे, उसमें भाई वो जो फर्स्ट वाला था, मतलब फर्स्ट मीटिंग का था, मॉर्निंग शिफ्ट का, उसको हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द हाईलाइटेड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट, सेलेक्ट नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जो भी ये अंडरलाइन वर्ड है, हाईलाइटेड, अगर इसकी जगह कुछ सही हो सकता है तो वो बताइए, अगर कोई ज़रूरत नहीं है तो ये कर दीजिए। देखिए यहाँ पर दोस्त जो होगा वो कुछ ऐसे चलेगा। ये कंडीशनल क्लॉज है टेंस का, ठीक है भाई। अब टेंस में जैसे जनरली देखो होता क्या है भाई ना, कि हम लोग जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव तक चीज़ें सोचते हैं, जबकि एक्चुअल टेंस यहाँ है जहाँ से क्वेश्चन बनाया है। कंडीशनल क्लॉज में जैसे सबसे पहले आप इफ लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट आप लिखते हैं। अब इसमें अगर कैन है तो कुड, शैल है तो शुड, मे का माइट, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर दोस्त वुड हैव होता है, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। फिर आगे अगर कुछ बचा है तो देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, इफ लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैड आएगा, ध्यान रखिएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वुड हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब इसको आप ऐसे समझो, ऐसा होता क्यों है, कंडीशनल क्लॉज में जब हम पास्ट में कोई चीज सोचते हैं कि अगर ये चीज होती तो अगली वाली साथ में उसके चलती, जैसे हम कहते हैं कि अगर तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें पैसे देता, ये पास्ट का ये वाला कंडीशनल क्लॉज है, ठीक है, कि जिसमें एक कंडीशन पूरी होती तो उसके साथ दूसरी पूरी होती। जैसे तुम टाइम से उठते तब तुम आज ये चीज देख पाते, कुछ भी मान लो, ठीक है। जैसे अगर तुम लखनऊ जाते तो दोस्तों के साथ घूमते। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या है कि अगर तुम लखनऊ जाते तो तुम दोस्तों के साथ घूमते। तो कंडीशन पहली ये है कि तुम्हें लखनऊ जाना है, और फिर दूसरा उसके से रिलेटेड होगा क्या, कि आप लखनऊ घूमते। तो सेम चीज देखिए, ये पास्ट की चीज है ना, कि अगर तुम जाते, ऐसे वाला। तो सबसे पहले आप इफ लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड आएगा, और हैज, हैव और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। फिर अगर एक पास्ट में है तो दूसरा भी पास्ट में होगा, तो यहाँ पर वुड हैव या माइट हैव, कुड हैव, जो भी हो सकता है, होगा हमेशा पास्ट का ही, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखो आप, देखिए यहाँ पर वुड हैव दे दिया है, जबकि दोस्त वुड हैव ना होकर के यहाँ पर क्या होगा, हैड, क्योंकि बाकी स्ट्रक्चर देखो, इफ आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है, और इफ के साथ ही हैड रहेगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा कौन सा केस है जब इफ नहीं लगता, वो तो मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा कंडीशनल क्लॉज में, तब आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप यहाँ देखो, सब्जेक्ट है, ठीक, फिर मे का पास्ट फॉर्म माइट है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप देखिए, अब इसका मतलब क्या निकल रहा है, इफ यू हैड, पहले तो वुड हैव की जगह आप हैड लगा लो। इफ यू हैड स्टडीड हार्डर, अगर तुम मेहनत करके पढ़ते, ही माइट, या अच्छा ही है, अगर वह मेहनत करके पढ़ता तो वह एग्जाम में पास हो जाता या पास हो सकता था। आप देख रहे हो, पास्ट की कंडीशन है, और जब वो कंडीशन पूरी होगी तो क्या रिजल्ट निकलेगा उसके बारे में बताया जाता है। तो बस आप एक लाइन में ऐसे समझो कि जब कहीं भी पास्ट की कंडीशन दी गई हो और कंडीशन पूरा होने पर उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इस वाले कंडीशनल क्लॉज से होगा कि पहले आप इफ लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हैड रखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। तो जैसे एग्जामिनर ने देखिए यहाँ दिया भी है, इफ के साथ हैड होना चाहिए, तो इन्होंने वुड हैव दे रखा है, और मतलब क्या निकल रहा है कि अगर वह मेहनत से पढ़ता
तो वह एग्ज़ाम पास हो जाता। तो देखिए अगर वह मेहनत से पढ़ता, ये एक कंडीशन है, और इसका रिजल्ट क्या निकलता कि वह पास हो जाता। पास्ट की बात है, इमेजिनेशन एक तरीके से कंडीशन चल रही है, तो दोनों में हम हैड वुड हैव रखेंगे। ठीक है भाई, इसका डीप तो मैं आपको आराम से चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। तो इसमें जो सही होगा दोस्त वो ये होगा, सी वाला ऑप्शन। ठीक, आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट। सेम वही है भैया। सी सजेस्टेड दैट ही गोज टू द डॉक्टर। अब देखो सबसे पहली चीज़ तो दोस्त ये है, जैसे जनरली कुछ लोगों के दिमाग में एक चीज़ होता है कि बैंकिंग में नरेशन का उतना बड़ा रोल नहीं होता। भाई तुम देख लो, 2025 का है, 4 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का नरेशन का क्वेश्चन है। देखिए जैसे एग्जाम में मैंने आपसे पहले भी कहा है, पूछने का उनका अपना तरीका होता है, पूछते वही चीज़ है वो। जैसे आप एसएससी में जाओगे तो वहाँ डायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए दे देता है आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जैसे कभी कभी डायरेक्ट भी देता है। अब यहाँ पर क्या है कि दोस्त इसको कॉमन एरर के फॉर्मेट में दे दिया है, और आप ये तभी कर पाओगे जब जानोगे। तो इसमें क्या करा, सी सजेस्टेड दैट ही गोज टू द डॉक्टर इमीडिएटली। पहली चीज तो बंद हुई है कि अगर सजेस्टेड दैट आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया है, इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाया जा चुका है। समझ रहे हो भाई? तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आप प्रेजेंट यूज नहीं करेंगे, तो क्या यूज करेंगे, दैट ही गो टू। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये वाला सही है, ठीक है। फिर ही वेंट टू, ये भी गलत हो जाएगा। ये सी वाला ऑप्शन सही होगा, सी सजेस्टेड दैट ही हैड। नहीं यार, ये तो और सत्यानाश की है, तो इस हिसाब से तो केवल ये सही होगा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप जरा वो भी देख लो, ठीक है भाई। देखिए अगर ये सही होता तो जैसे दिमाग में मेरे ये चल रहा था कि इधर पास तो उधर चला गया। देखिए यहाँ पर गलत क्यों हो जाता, ऑप्शन पे सबसे पहले ध्यान दिया करिए। जैसे देखिए हम लोग इतने दिन से टीचिंग लाइन में हैं, फिर भी देखिए एरर होते हैं, ह्यूमन एरर। तो वही चीज़ मैं आपसे बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में कई बार मेरे साथ ही ऐसा हुआ है कि भाई मैंने सोचा सही है, दिमाग में रूल सारे सही चल रहे हैं, लेकिन जब टिक लगाने की बारी आई तो कभी सोचते हैं सी लग जाता है ए, या कुछ दूसरा सोच रहे हैं, स्टार्टिंग 2-4 लाइन मिली या 2-4 वर्ड मिले, सही कर देते हैं। यहाँ पर देखिए गलत क्यों होगा, हो सकता है आप भी सोचें ऐसे मेरी तरह सही होगा, क्योंकि हैव, हैड और हैज इन सब के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो हैड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, जैसे कि अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया है दोस्त। तो यहाँ पर गो नहीं होगा, अगर सही होता तो गॉन होता। तो केवल यही है दोस्त, तो यही सही होगा भैया। ठीक, चलिए आइए। ओहो, ये आ गए भैया बैंक की असली शान, जहाँ छुट छुट पसीने छूटते हैं, कि यार अलग नाटक है। तो आइए कम से कम इसको समझ तो लें। तो इसमें क्या है, ओवर द पास्ट 2 decades रिसर्च हैज एम्फसाइज्ड। देखिए एम्फसाइज जो वर्ड होता है, एम्फसाइज का मतलब होता है किसी चीज पर जोर देना। ध्यान से समझ रहे हो दोस्त ना। अब एम्फसाइज का वो मतलब ना निकालने लगे, प्रेशर का मतलब भी जोर देना है। एम्फसाइज का मतलब होता है कि जब आप अपनी बातों पर, अपने विचारों पर जोर देते हैं, उसके लिए हम लगाते हैं। तो करीब पास्ट 2 बीते 2 डेकेड्स से रिसर्च हैज एम्फसाइज, रिसर्च ने जोर देकर इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सेसिबल कम्युनिकेशन एंड इंक्लूसिव प्रोग्राम्स फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज। इसका मतलब दोस्त ऐसे समझो, मैं आपको एक फॉर्मेट में बता रहा हूँ कि जैसे पिछले 2 दशकों में रिसर्च ने ये बहुत मतलब जोर देकर इम्पोर्टेंस जताई। किसकी इम्पोर्टेंस, कम्युनिकेशन विद इंक्लूसिव प्रोग्राम फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज, कि जो जिनके साथ समस्या है, जैसे मान लीजिए कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई बेहतरी से देख नहीं सकता, ऐसे आप मान लो, ठीक है। तो कुछ जिनके अंदर कमियां रह गई हूँ उनके बारे में बात हो रही है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO estimates that over 1.3 billion people globally live with some form of disability। कि जो WHO है उसने ये एस्टिमेट किया कि करीब करीब 1.3 बिलियन से थोड़े से ज़्यादा ही लोग, या 1.3 बिलियन लोग पूरे वर्ल्ड वाइड रहते हैं किसी न किसी
डिसेबिलिटी के साथ, मतलब कोई बोल नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, कोई ऐसे मान लो, ठीक है, बोल रहे हैं। विद कम्युनिकेशन बैरियर्स रैंकिंग एमंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, कि जो बातचीत का तरीका, जैसे मान लीजिए अगर कोई बोल नहीं सकता, मैं आपको इसको ऐसे समझा रहा हूँ, मान लीजिए कोई अगर दोस्त बोल नहीं सकता और उसको आपको कुछ बताना है, कोई सुन नहीं सकता, कुछ बताना है, तो कहीं ना कहीं आपके और उनके बीच में एक गैप बन जाता है। आप उनको समझा नहीं पा रहे, वो आपको समझ नहीं पा रहे, वही बता रहा है। ठीक है, कि कम्युनिकेशन बैरियर है जो कि सबसे ज़्यादा चैलेंजेस में आता है फॉर इंडिविजुअल्स के लिए हु आर डेफ, जो कि सुन नहीं सकते, और हार्ड ऑफ हियरिंग, या सुनने में जिनको दिक्कत होती है। साइन लैंग्वेजेस जो होती है, जैसे आप देखो ऐसे बताते हैं ना, हाथ हाथ से अपना एक साइन लैंग्वेज होता है। साइन लैंग्वेज रिमेन्स अ प्राइमरी कम्युनिकेशन, की जो साइन लैंग्वेज है वो एक प्रमुख स्रोत बन जाती है कम्युनिकेशन का। स्टडीज फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन डेफनेस एंड अदर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, की जो स्टडी है नेशनल इंस्टीट्यूट की बहरेपन पे या और दूसरे ऐसे डिसऑर्डर्स पे जिनमें बात करने, या देखिए कम्युनिकेशन की जब बात आती है तो सुनने बोलने सबकी बात होती है वहाँ पर, ठीक है दोस्त। सो दैट यह दिखाती है दैट अर्ली एक्सपोजर टू साइन लैंग्वेज इनहेंसेस कनेक्ट कॉग्निटिव स्किल लिटरेसी एंड सोशल इंटीग्रेशन, की देखिए इसमें कह रहा है कि जो साइन लैंग्वेज की अर्ली एक्सपोजर होता है, मतलब अगर साइन लैंग्वेज को आप जल्दी किसी के जीवन में डाल दें, वो वाली बात हो रही है स्टार्टिंग में ही, तो कॉग्निटिव स्किल मतलब वो चीज़ पढ़ने में, लिखने में, सोशल में, उठने बैठने में, जैसे मान लीजिए कि अगर दुनिया में जितने लोग हैं उनको शुरू से ही ये बताया जाता है, मान लीजिए स्कूल में, कि अगर आपके आसपास किसी को सुनने में दिक्कत हो रही है या कोई बिल्कुल नहीं सुन सकता, तो उसको साइन लैंग्वेज में कैसे बताएं। तो अगर आपको जैसे हर सब्जेक्ट की तरह एक ये सब्जेक्ट आने लगे जो पैसेज में बोल रहा है, मैं आपको उसको एक क्लियर व्यू दे रहा हूँ, तो आप बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, कि जैसे कोई बैठा है, किसी की दिक्कत हो रही है, आपने समझा दिया, वैसे मान लीजिए, ठीक। जबकि however barriers such as a shortage of trained interpreters and limited public awareness persist, इसमें कह रहा है जबकि जो बैरियर्स हैं, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड, मतलब जो मतलब एक प्रॉपर ट्रेंड लोग हैं जो कम्युनिकेशन को या साइन लैंग्वेज को सिखा सकते हैं, उनकी कमी, ठीक है। अब देखिए, in 2017 a targeted study involving 20 individual with hearing impairments, अब ये तो यहाँ कुछ ना कुछ हमें भरना ही होगा, तो इसमें कह रहा है कि एक टारगेटेड मतलब एक खास करके उन्हीं लोगों के साथ करीब 20 लोगों के साथ ये एक स्टडी की गई थी जिनको सुनने में दिक्कत थी। फाइंडिंग्स रिवील्ड दैट व्हाइल बेसिक साइन वर वाइडली अंडरस्टूड, comprehension dropped when regional variation और complex grammatical structure were used। तो इसमें कह रहा है कि जो निचोड़ निकल के आया, फाइंडिंग रिवील्स, कि जहाँ पर बेसिक साइन लैंग्वेज जो थी, बेसिक साइन लैंग्वेज का मतलब कि जैसे तुम, हम, ऐसे वाला, ठीक है, ये ऐसे मतलब नॉर्मली जो बेसिक लैंग्वेज होती है, जैसे किसी ने कह दिया पानी पीना, हाँ भैया पानी पीना, वो वाला, ठीक। तो जैसे बेसिक लैंग्वेज तो ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जहाँ पर कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा, जैसे रीजनल, अब जैसे कहीं पर आप गए, वहाँ पर किसी चीज़ को कुछ और कहा जाता है, उसका आपको नहीं पता है, या फिर कुछ और यूज़ करना हुआ, जहाँ पर कोई, जैसे हम लोग बोलते हैं तो कुछ भी टफ वर्ड भी यूज़ कर देंगे तो सामने वाला सुन लेगा, सुन के समझ जाएगा, भले थोड़ा देर लगेगी। लेकिन जैसे अब अगर साइन लैंग्वेज में बेसिक लैंग्वेज आप हटा दोगे, उसके बाद चीज़ें होंगी, तो वहाँ दिक्कत होती है, वही सेम चीज़ यूज कर रहा है। पॉइंटिंग टू द नीड ऑफ स्टैंडर्डाइज लर्निंग एंड ब्रॉडर पब्लिक ट्रेनिंग, इसमें कहा कि दोस्त, इशारा किया, पॉइंटिंग, इशारा करते हुए कि जो नीड है, हमें स्टैंडर्डाइज करनी चाहिए लर्निंग को, और ब्रॉडर पब्लिक ट्रेनिंग मतलब पब्लिक ट्रेनिंग में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना चाहिए। लो भैया, और है क्या? हाँ यार, तो जलवा है इनका, आओ फिर देखते हैं। अब इसमें क्या क्या कह रहा है, टू एड्रेस दीज गैप्स
Several disability-focused associations have implemented bold initiatives कि इस चीज़ के गैप्स को एड्रेस करते हुए बहुत सारे ऐसे जो डिसेबिलिटी फोकस एसोसिएशन है उन्होंने इसको बोल्डली इनिशिएट किया है, इंक्लूडिंग लार्ज स्केल साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग फॉर बोथ डिसेबल एंड नॉन डिसेबल इंडिविजुअल्स की जो वो ट्रेनिंग सेंटर्स थे उन्होंने दोनों के लिए साइन लैंग्वेज पे काम करना शुरू किया कि जिनको दिक्कत है और जिनको दिक्कत नहीं है दोनों, क्योंकि देखिए अगर केवल जिनको दिक्कत है वही जानेंगे तो जब वो ऐसे लोग पास में बैठेंगे तब केवल वही बात कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए एक आपको हमको पता है, एक किसी को थोड़ी समस्या है उसको भी पता है, तो हम और आप मतलब वो नॉर्मल लोगों से भी इंटरेक्ट कर पाएगा। अब देखिए, दिस डायरेक्ट अप्रोच फॉस्टर्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिड्यूस सोशल आइसोलेशन की, मतलब ये जो डायरेक्ट अप्रोच थी वो एक समझ है सोशल आइसोलेशन की कि जैसे अगर वो सुन ही नहीं पाते तो वो बिल्कुल कटा कटा महसूस करेंगे, उसको दूर करने की। रिसेंट रिसर्च आल्सो हाईलाइटेड द ग्रोइंग रोल ऑफ म्यूजिक बेस्ड इंटरवेंशन इन डिसेबिलिटी सपोर्ट कि रिसेंट रिसर्च ने शो किया है, आल्सो हाईलाइट किया है इस चीज को कि जो बढ़ता हुआ रोल है म्यूजिक बेस्ड इंटरवेंशन का जिनको दिक्कत है डिसेबिलिटी सपोर्ट का, वाइल कॉमनली एसोसिएटेड विद auditory experience, music therapy leverages rhythm, vibration and movements to stimulate multiple senses। तो इसमें दोस्त कह रहा है कि म्यूजिक जो एक थेरेपी की तरह काम कर रही है कि उसको सुनने का समझने का, देखिए म्यूजिक थेरेपी लेवरेज रिदम जो उसका है, वाइब्रेशन मतलब जो कोई म्यूजिक बजता है भाई, चाहे ढोल हो, तबला है या हारमोनियम है, गिटार है, कुछ भी आप मान लो, तो उसका अपना एक वाइब्रेशन होता है, ठीक है, उसी चीज से। फिर कह रहा था जर्नल ऑफ म्यूजिक थेरेपी रिपोर्ट्स दैट tactile vibration from instruments, particularly percussion, can be felt and enjoyed by those with hearing impairments। तो इसमें कह रहा है कि जो म्यूजिक की कुछ चीजें हैं जैसे वाइब्रेशन, जैसे आप किसी चीज को ठोकते हो बजाते हो तो दोस्त वहां पर उसके एक वाइब्रेशन, उसके एक धमक आप कह सकते हो निकलती है, जिसको इन लोगों के द्वारा मतलब सुना समझा। और जैसे सुनने का मतलब ये है कि जब आप वो चीज़ साइन लैंग्वेज के थ्रू समझ पा रहे हो तो वहाँ पर उसको आप एंजॉय भी करेंगे, ठीक है। फिर फॉर इंडिविजुअल्स विद मोबिलिटी और कॉग्निटिव चैलेंज स्ट्रक्चर्ड म्यूजिक एक्टिविटीज इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, मेमोरी एंड इमोशनल वेलबींग, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें स्ट्रक्चर्ड की क्यों बात की गई है, ये तो यार घूम गया भाई, क्या बताओ। इसमें दोस्त कह रहा है कि अब डिसेबिलिटी में ऐसे लोग हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत होती है या फिर उनको चलने में बहुत दिक्कत है। देखिए मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना, तो ऐसे लोगों के लिए जो स्ट्रक्चर्ड थेरेपी, स्ट्रक्चर्ड म्यूजिक का मतलब ये हो गया दोस्त, कहाँ लिखा हुआ है, हाँ ये स्ट्रक्चर्ड म्यूजिक का, कि जैसे जहाँ पर वो है जहाँ से वो आ जा नहीं सकते, बिल्कुल एक जगह बैठे हुए, अगर कहीं पर कुछ उनके लिए जैसे कहीं समस्या है किसी को, उसके सामने अगर कोई चीज हो रही तो वो भी उस चीज को एंजॉय करता है, यहाँ पर उसकी बात हो रही है स्ट्रक्चर्ड की, ठीक है दोस्त। अब देखिए म्यूजिक थेरेपी एक्सटेंड्स बियॉन्ड पैसिव लिसनिंग कि जो म्यूजिक की थेरेपी है, यहाँ पर म्यूजिक केवल सुनने की बात नहीं हो रही है, म्यूजिक थेरेपी की बात हो रही है, जो कि केवल सुनने भर से इस चीज से आगे है, मतलब केवल सुनना म्यूजिक का काम नहीं है। इंटरैक्टिव मेथड्स सच एज ड्रमिंग सर्कल्स, रिदम एक्सरसाइज एंड मूवमेंट्स टू म्यूजिक सेशंस इनकरेज एक्टिव एंगेजमेंट। तो दोस्त इसमें कह रहा है कि जैसे कि अब कौन कौन सी थेरेपी में, जैसे कि मान लीजिए ड्रमिंग सर्कल्स हैं, रिदम एक्सरसाइज है, मूवमेंट टू म्यूजिक सेशंस है, तो ये सब चीजें जो म्यूजिक से रिलेटेड, देखिए हर चीज को आप एक नॉर्मल चीज की तरह भी ले सकते हैं, एक थेरेपी की तरह भी ले सकते हैं। जैसे थेरेपी का मतलब क्या हो गया, कोई चीज आपको बेहतर फील करा रहा है, जैसे कभी कभी देखिए आपको एकदम अजीब लग रहा है तो आपने क्या किया कि यार कोई आपका है फेवरेट गाना, वो आपने सुना, आपका मूड अच्छा हो गया, ये भी एक थेरेपी है। आपका मन बहुत बेकार सा हो रहा है एकदम ऐसे, यार कब तक तैयारी करेंगे ये वो, जैसे सबके लाइफ में ये चीज़ आती है मेरे भाई, ठीक है, और इसका अंत भी है। बस ये चीज़ जब दिमाग में आती है तो ऐसा लगता है पहाड़ से जिंदगी हुई पड़ी है,
लेकिन आप बस लगे होते हैं, चीज़ें सही होती हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका ऐसे कहीं मन बना एकदम खराब खराब सा, आप गाड़ी उठाए या जो भी है, जैसे भी आप कहीं टहलने घूमने निकल गए और फिर आपको कुछ देर बाद अच्छा फील हो रहा है, तो ये भी एक थेरेपी है। ठीक है, अब देखिए, न्यूरोलॉजिकल स्टडीज इंडिकेट these activities promote neuroplasticity, strengthening brain connections and aiding rehabilitation for those adapting to long term disabilities। इसमें कह रहा है कि न्यूरोलॉजिकल स्टडीज ये इंडिकेट करती हैं कि ऐसी एक्टिविटीज जो कि प्रमोट करती हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, मतलब जो दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें को प्रमोट करती हैं, वो स्ट्रेंथन करती हैं, मतलब उनको और ताकतवर बनाती हैं, ब्रेन कनेक्शंस को, और ऐड करती हैं रिहैबिलिटेशन, मतलब उनको ठीक होने में, फॉर दोज एडाप्टिंग टू लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटीज, की जो लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटीज के थोड़ा सा शिकार रहे हैं। अब आओ भैया, अभी तो और एक कथा कहानी, अब देख लो, यही चीज होती है जो एग्जाम में आपका टाइम खाती है। जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूँ ना भाई, स्टार्टिंग में सेम मेरे साथ भी यही था। ऐसा नहीं था कि चीजें मुझे समझ आती, ऐसा नहीं है कि एक टाइम बाद ही तुरंत, किसी को भी, मुझे ही नहीं। आप देखो ये चीज मान के चलो, कैमरे के पीछे क्या है वो आपको नहीं पता है, ऑन कैमरा क्या है वही आप चीजें समझ पाओगे। जैसे आपको, जैसे हर किसी को लगता है कि यार जो सामने पढ़ा रहा है उसका प्रोनाउंसिएशन बढ़िया, देखो बड़े से बड़े वर्ड पढ़ ले रहा है, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, एक बार में एरर पकड़ ले रहा है, हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। भाई दुनिया का कोई भी टीचर हो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि आप कभी कभी सब कुछ जानते हुए भी अचानक से आपको रुकना पड़ेगा। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मुंह से निकलना नहीं चाहते, आप गलत प्रोनाउंसिएशन कर देते हो, क्योंकि वो सब ह्यूमन बीइंग है। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप रियलिटी एक्सेप्ट कर लोगे, जल्दी सफल हो जाओगे। कभी भी किसी और से कंपैरिजन मत कर लेना, वहां परेशान हो जाओगे बहुत लंबा, क्योंकि भाई वो बिहाइंड कैमरा कैसा है वो आपको नहीं पता है। ऑन कैमरा देख रहे हो सब एकदम बढ़िया बढ़िया, आपको लग रहा है सब सही, सबसे एरर होता है। पहले ये चीज दिमाग में मान के चलो, जब ये चीज मान के चलो कि थोड़ा प्रेशर रिलीज हो जाएगा। सब इंसान है, कोई यहाँ पे ऐसा परफेक्ट मशीन नहीं है भाई। अगला देखिए, मेनी एसोसिएशंस हैव ज्वाइंड द इंटरनेशनल कोलैबोरेशन टू शेयर एक्सपर्टीज ऑन कंबाइनिंग कम्युनिकेशन टूल्स विद क्रिएटिव थेरेपीज। कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे एसोसिएशंस हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन टू शेयर एक्सपर्टीज, मतलब अपना एक्सपर्टीज शेयर करना, ऑन कंबाइनिंग कम्युनिकेशन टूल्स विद क्रिएटिव थेरेपीज, मतलब टूल्स को, जो कंबाइनिंग टूल्स हैं कम्युनिकेशन की, जैसे बातचीत करने वाले, ऐसे इन चीजों को कंबाइन किया है किससे, थेरेपी वाली चीजों से। ग्लोबल रिपोर्ट्स कंफर्म, कि जो ग्लोबल रिपोर्ट्स हैं वो कंफर्म करती हैं दैट इंटीग्रेटिंग साइन लैंग्वेज एक्सेसिबिलिटी विद म्यूजिक बेस्ड प्रोग्राम लीड्स टू मीजरेबल इंप्रूवमेंट इन सोशल पार्टिसिपेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मेंटल हेल्थ। तो इसमें दोस्त क्या कह रहा है कि रिपोर्ट्स ये बताती हैं दुनिया भर की कि दोस्त साइन लैंग्वेज को शामिल करना एक्सेसिबिलिटी विद म्यूजिक बेस्ड प्रोग्राम, की म्यूजिक बेस्ड प्रोग्राम में, कि जैसे कोई गाना गा रहा है, ऐसे आप समझो, आपको मैं ऐसे बता दूं, आप ये समझ जाओगे थोड़ा सा, कि जैसे कोई गाना गा रहा है, या कई बार आप देखो समाचार जो आता है उसमें एक डेफ वाला भी, जिनको सुनने में दिक्कत होती है उनके लिए भी आता है, जिनमें जो एंकर होती है पढ़ रही होती है और साथ में ऐसे हाथ हाथ हिला रही होती है कैसे वैसे। तो जिनको सुनने में दिक्कत है तो वो साइन लैंग्वेज से समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये सेम चीज आप समझो, गानों के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत मिजरेबल इंप्रूवमेंट्स लाता है सोशल पार्टिसिपेशन में। जैसे आपको भी गाना अच्छा लग रहा है तो 10 लोग के बीच में वो लोग उछल रहे हैं, तो आप भी, आप ऐसा नहीं कि बस दिखावे के लिए उछल रहे, आपको मजा आ रहा है वैसे वाला। तो ये चीज सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लाती है और मेंटल हेल्थ में भी अच्छा करती है। जैसे आप मान लो 20 लोग बैठ के कुछ बतिया रहे हैं, हंस रहे, आप समझ ही नहीं पा रहे, तो वहां पर आपका कॉन्फिडेंस भी जाएगा, मेंटल हेल्थ भी जाएगी। इन कंक्लूजन, कंक्लूजन में क्या, एविडेंस स्ट्रांगली सपोर्ट्स कंबाइनिंग एक्सेसिबल कम्युनिकेशन विद सेंसरी इंक्लूसिव एक्टिविटीज लाइक म्यूजिक थेरेपी। तो यहाँ पर दोस्त ये आप कह लो कि जो कम्युनिकेशन विद सेंसरी इंक्लूसिव एक्टिविटीज लाइक म्यूजिक थेरेपी, मतलब ऐसा कुछ जिसमें आप थोड़ा सा
जैसे कम्युनिकेशन वाली चीज़ों को मतलब इंक्लूड करते हो, जैसे कि म्यूजिक थेरेपी। तो दोस्त यहाँ पे कह रहा है बाई मर्जिंग रिसर्च बैक्ड स्ट्रेटजीज विद कम्युनिटी engagement, organization can create inclusive environment that empower individuals with disabilities to participate fully and thrive। तो इसमें कह रहा है दोस्त, यहाँ से हम देखेंगे कि मिलाते हुए, मर्ज कर मतलब मिलाना, बाई मर्जिंग मिला करके, रिसर्च बैक स्ट्रेटजीज मतलब जो ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिन पर रिसर्च हो चुकी है, विद कम्युनिटी इंगेजमेंट, इन चीजों को, रिसर्च को कम्युनिटी के साथ आप जब मिलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस कैन क्रिएट इंक्लूसिव इन्वायरमेंट दैट एम्पावर, की जो ऑर्गेनाइजेशंस है ऐसी, वो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकती हैं स्टडीज का सहारा लेकर के, दैट एम्पावर इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज, जो कि एक जिनके अंदर वो थोड़ी सी दिक्कत है उनको वो और ज़्यादा सपोर्ट करती है, आप ऐसा समझो, टू पार्टिसिपेट फुली एंड थ्राइव, बिल्कुल पूरे तरीके से पार्टिसिपेट करने के लिए। तो दोस्त पैसेज में टाइम जाता है, यहाँ तो जैसे मान लीजिए हम लोगों ने डीपली इस चीज़ को समझा है, एग्जाम में बस आपको यही करना है कि एक बार, इसको बर्ड्स आई व्यू कहते हैं, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है ना सरसरी निगाह से, सरसरी निगाह एग्जाम में जब मैं कहूँ आपसे, तो इसका मतलब है किसी चीज़ को बार बार रुक रुक के नहीं, एक बार में आराम से पढ़ते हुए, जैसे पैसेज को ऊपर से पढ़ना शुरू किया ऐसे ऐसे ऐसे, एक बार जब पढ़ लोगे आप ना, तो भले इतना डीप ना समझ पाओ, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज़ जरूर सेट हो जाएगी कि एग्जामिनर एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है। नहीं समझ आया एक बार और पढ़ लो, लेकिन जब आप हर क्वेश्चन के साथ पैसेज पढ़ना शुरू करोगे, तब आपके साथ दिक्कत, एक क्वेश्चन किया फिर पैसेज पे गए फिर पूरा पढ़ा, ये चीज़ें दोस्त मैं कर चुका हूँ, ये गलतियाँ कहीं कहीं जब आप करते हो तभी आपको समझ में आती है। और ये चीज़ जैसे स्टडीज़ है ना, वैसे ऐसे वेल प्रूव्ड है, ठीक है भाई, जो कि हमारे साथ खुद हुई है। तो चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद वाले वीडियो में क्वेश्चन करवाएंगे, तो आपको ये पैसेज पूरा पता है। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए, थैंक यू। और हाँ, एक और चीज़ सबसे विशेष, कमेंट जरूर करिए भाई, इससे क्या होता है कि आप जब कमेंट करते हैं तो कुछ प्लस माइनस जो मेरे वीडियो में रह गया है, जो मुझे और इम्प्रूव करना चाहिए, वो पता लग जाता है। तो चलिए ठीक है भाई, मिलते हैं, थैंक यू।